हम हैलोजनों के निर्माण की विधियों के बारे में। तो हैलोजनों के निर्माण की अलग अलग हम विधियां देखेंगे। पहली बात हम करेंगे एल्किनो से। तो एल्किनो के हैलोजनीकरण अगर करवाया जाए तो देखिए, धूप की उपस्थिति में या HNu की उपस्थिति में जब आप Cl2 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ से विलोपित होता जाएगा और एक एक Cl को यहाँ पर जोड़ता जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड जो है उनका मिश्रण प्राप्त होगा, जिसे आप प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस कारण ये जो विधि है वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। तो मेथेन का जो आधिक्य होता है वो लेने पर मेथिल क्लोराइड का जो है मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होता है। आप एक बात याद रखेंगे कि आयोडीन की उपस्थिति या आयोडीन की जो अभिक्रिया है वो कैसे होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें बनने वाला जो HI है ये ऑक्सीकारक की सहायता से अपघटित कराने में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। तो I2 की अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय होती है तथा अभिक्रिया में मुक्त हुए HI को यदि किसी ऑक्सीकरण की सहायता से अपघटित कराने पर अभिक्रिया जो है वो अनुत्क्रमणीय हो जाती है। यानी कि अगर इसमें आप कोई ऑक्सीकारक अगर लेते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की भांति व्यवहार करेगी। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में देख लीजिए, कोई भी जो एल्केन है वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कार्बन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आपको हेलो एल्केन का निर्माण करके देगा। यह अभिक्रिया जो है पेरोक्साइड की उपस्थिति में तीव्र गति से हो जाती है। एल्किनों के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एल्किन क्या है बेटा, असंतृप्त यौगिक होते हैं। अब असंतृप्त यौगिकों की जो अभिक्रिया होती है उसमें सबसे पहली अभिक्रिया एल्किनों पर HX का योग। अब HX का जो योग है आप इस प्रकार ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ करके एक तरफ H और एक तरफ X लगा सकते हैं, और ये जो एडिशन होता है, ये जो योग होता है मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार होता है। इसकी अगर आप क्रिया विधि या मैकेनिज्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि पहले ये वाला जो हाइड्रोजन बंध है वो इस तरफ और यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर के जुड़ता है और यह कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। कार्बोकैटायन बाद में इस X माइनस के साथ में अभिक्रिया करके तीव्र पथ द्वारा आपको प्रोडक्ट का निर्माण करके देता है। असममित एल्किन पर HBr का जो योग है बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि आप करवाते हो तो ये मार्कोनिकॉव नियम के विपरीत उत्पाद देता है, जिसे खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। आप देखिए प्रोपेन पर HBr का योग बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि आप करवाओगे तो ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ये मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार नहीं जुड़ा है, तो इसे एंटी मार्कोनिकॉव या खराश प्रभाव भी कहा जाता है। अब पेरोक्साइड प्रभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही प्रदर्शित होता है, HCl और HI के साथ में प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। तो एल्किनों की जो हैलोजन के प्रति जो क्रियाशीलता है उसका ये एक क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है, किसी असममित एल्किन पर HX का जब आप योग करवाते हैं तो अभिकर्मक HX जो है उसका ऋण सिरा एल्किन के उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी वहां पर नेगेटिव सिरा जाकर के जुड़ेगा। यही आपका क्या है, मार्कोनिकॉव का नियम है। एल्किनों की जो एलिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी आप हैलोजनों का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से, ये आपको एक एलिल ग्रुप नजर आ रहा है जिसे आप प्रोपिन कहते हैं। प्रोपिन पे क्लोरीन की अभिक्रिया जब आप करवाओगे तो ये वाला क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके और खुद यहाँ पर उपस्थित होकर के HCl का यहाँ से निष्कासन कर देगा और एक तरह का आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एल्किन की जो क्रिया है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ यदि आप कराते हैं तो उपरोक्त के समान ही जो उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो Br है ये इस H को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपको सक्सिनेमाइड अलग प्राप्त हो जाएगा और एक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अल्कोहलों के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, तो हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा, ये देख लीजिए एक अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो हैलोजन अम्ल के साथ में ZnCl2 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। दूसरी आप अभिक्रिया देखेंगे फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया, तो फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड आप लेंगे तो इस प्रकार से अभिक्रिया करके ये H3PO3 अगर ट्राई हैलाइड लिया है तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल अलग निकल जाएगा और एल्किल हैलाइड आपको अलग प्राप्त होगा। पेंटा क्लोराइड अगर आपने लिया है तो एथिल क्लोराइड अलग, POCl3 अलग और HCl अलग आपको प्राप्त होगा। यदि फास्फोरस और ब्रोमीन अलग अलग लिए हैं तो एथिल ब्रोमाइड अलग मिल जाएगा और H3PO3 बिल्कुल इसी भांति है, आप यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा।
थायोनिल क्लोराइड की अगर अभिक्रिया देखें तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 जो है थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से SO2 गैस का और HCl का निष्कासन करके आपको एल्किल हैलाइड दे देता है। और क्लोरो एल्किन बनाने की यह उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाला जो सह उत्पाद है वो की सारी क्या है, गैसें हैं। SO2 भी गैस होती है और HCl भी गैस होती है। तो आपको क्या मिलता है, आपको एथिल क्लोराइड बहुत शुद्ध मात्रा में यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इससे RBr और RI नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि SOBr2 जो है वो अस्थायी और SOI2 भी जो है वो अज्ञात होता है, इसलिए RBr और RI इस विधि से नहीं बनाते। केवल RCl बनाने की बहुत उत्तम विधि यह मानी जाती है। अन्य विधियाँ क्या है? हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि में क्या होगा कि आपके पास में कोई हेलो एल्केन है, वो हेलो एल्केन अगर सोडियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो सोडियम जो है अब यहाँ से इस वाले हेलोजन को विस्थापित कर देगा और आयोडीन को यहाँ पर जोड़ देगा और यह अभिक्रिया जो है कोनाट-फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। इस विधि से एल्किन फ्लोराइडों का निर्माण नहीं किया जा सकता। एल्किल फ्लोराइडों को संगत क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों जैसे Hg2F2 या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर आपको फ्लोरो एल्केन प्राप्त करना है तो आपको स्वार्ट अभिक्रिया लगानी पड़ेगी। स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, Hg2F2 जिसे एंटीमनी डाइफ्लोराइड मरकरी फ्लोराइड भी कहते हैं। मरकरी फ्लोराइड की जब अभिक्रिया आप किसी हेलो एल्केन पर करवाते हैं तो यहाँ भी जो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा ये फ्लोरो मीथेन आपको प्राप्त हो जाती है, यह स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करके आपको प्राप्त होता है आपका हैलोजन डेरिवेटिव, ये बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया देख लीजिए। बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है, एक सिल्वर एसीटेट आप लेते हैं, सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके CCl4 की उपस्थिति में आसवन करवा करके आपको ब्रोमो एल्केन का निर्माण यहाँ से करके देता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग होती है और AgBr जो है वो अवक्षेप के रूप में निष्कासित हो जाता है। इसमें एक डिग्री की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा और 3 डिग्री की अभिक्रियाशीलता जो है वो सबसे कम पाई जाती है। ब्रोमाइड निर्माण के लिए 1 डिग्री सबसे उपयुक्त और 3 डिग्री सबसे कम उपयुक्त माना जाता है। क्लोरीन के साथ इस अभिक्रिया में बहुत कम उत्पाद बनते हैं। I2 इस अभिक्रिया में आयोडीन के स्थान पर एस्टर देती है। यहाँ पर ये क्या दे रही है, आयोडीन अगर आप ले लेते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनने की बजाय आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है और यह अभिक्रिया बर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर एसीटेट के साथ में या सिल्वर जो है, सिल्वर का अगर आप लवण लेते हैं, एसिटिक एसिड का जो सिल्वर लवण है यदि आप लेते हैं आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो मतलब आयोडो एल्केन ना मिलकर के आपको क्या मिल जाता है, एक एस्टर मिल जाता है जो कि बर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया कहलाती है। कुछ अन्य यौगिकों द्वारा जो है किस प्रकार अभिक्रिया करवाई जाती है कि कुछ अन्य यौगिक जो है उसमें निम्न अभिक्रियाओं द्वारा जो है एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जाता है। कैसे एल्किल हैलाइड, किसी भी डाई हैलाइड पे आप जिंक और कॉपर की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से आपको एल्किल हैलाइड मिलता है। RMgX पर यदि X2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो भी आपको RX मिलता है। ROR यानी कि किसी भी ईथर जो है ROR के साथ में अगर आप PCl5 की अभिक्रिया करवाते हैं तो भी आपको RX का निर्माण कर लिया जाता है। एल्किल हैलाइड यहाँ से प्राप्त आपको हो जाते हैं। तो हेलो एल्केनों के कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या कहते हैं कि क्लोरोमेथिल, ब्रोमोमेथिल, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोईथेन कमरे के ताप पर गैसें होती हैं। शेष सभी मतलब 18 कार्बन तक के जो यौगिक होते हैं वो सुगंधित द्रव होते हैं, जबकि उच्च सदस्य यानी कि कार्बन 18 के बाद वाले 19 से बाद वाले जो होते हैं वो रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इनके जो क्वथनांक होते हैं तथा घनत्व होते हैं वो जनक हाइड्रोजन की अपेक्षा, जनक हाइड्रोकार्बन जो है उसकी अपेक्षा उच्च हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च ध्रुवीय या आणविक द्रव्यमान वाले होते हैं, क्योंकि अगर जनक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके आपको हेलोजन जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिस कारण इनमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि वॉन डेर वाल द्विध्रुव आकर्षण बल जो है वो उपस्थित होता है और विभिन्न हेलो एल्केनों के क्वथनांकों में एक नियमित क्रमबद्धता परिलक्षित होती है, देखने को आपको मिलती है। समान एल्किल समूह के लिए
समान एल्किल समूह के लिए हेलोजनों का जो अणुभार है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ जो है क्वथनांक बढ़ता है बेटा। तो Ri का सबसे ज्यादा और RCl का सबसे कम माना जाएगा। समान हेलोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार जो है वो बढ़ेगा। तो एल्किल समूह का अणुभार अगर बढ़ेगा तो एल्किल समूह का बढ़ना भी क्या बढ़ा रहा है, इसका अणुभार बढ़ा रहा है, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई क्वथनांक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अणुभार के। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। समावयवी एल्किल हैलाइडों में श्रृंखला वृद्धि के साथ क्वथनांक जो है वो घटता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई क्वथनांक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग मतलब श्रृंखला वृद्धि। श्रृंखला वृद्धि जैसे जैसे होगी क्वथनांक में वैसे वैसे कमी आएगी। तो आप देख लीजिए समान जो अणुभार है, समान अणुभार वाले यानी कि समान अणुभार वाले जो यहाँ पर यौगिक आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है सबसे कम होगा, और जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम है उसका क्वथनांक सबसे अधिक पाया जाएगा। एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड के घनत्व जो है वो जल से अधिक होते हैं, जबकि फ्लोराइडों और क्लोराइडों के घनत्व जो है वो जल से कम होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। ये कॉपर तार के साथ ज्वाला में हरी तथा नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, क्योंकि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। और यह परीक्षण जो है वो कौन सा परीक्षण कहलाता है, बिल्स्टाइन परीक्षण कहलाता है। इसका प्रयोग इसकी पहचान हेतु किया जाता है। यद्यपि बहुत से ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन अनुपस्थित होता है इस परीक्षण को देते हैं, अतः यह परीक्षण किसी यौगिक में हैलोजन की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए अधिक काम आता है या उपयुक्त होता है। हैलोजनों की रासायनिक गुणधर्मों की हम बात करें तो रासायनिक गुणधर्मों में पहली बात करेंगे हम CX आबंध की प्रकृति की। तो CX जो आबंध है इसमें कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, और 3p जो है हैलोजन का वो अर्धपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है। क्योंकि कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु जो है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, अतः CX जो बंध है वो ध्रुवीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि CX का जो हैलोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो CX आबंध की जो प्रबलता है उसमें वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा CF की सबसे ज्यादा और CI की सबसे कम होती है। CI आबंध जो है वो सबसे दुर्बल प्रकृति का होता है, इसको तोड़ने में भी कम ऊर्जा देनी पड़ती है, जिस कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का भी जो क्रम होगा Ri की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बंध जितने जल्दी टूटेंगे क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, और Rf जो है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशीलता के कारण एल्किल हैलाइड प्रकाश में रखने पर आयोडीन में अपघटित होने के कारण बैंगनी तथा भूरे रंग के हो जाते हैं। आप किसी भी एल्किल आयोडाइड को आप प्रकाश की उपस्थिति में रखोगे तो वहां से आयोडीन गैस निकल जाएगी और ये बैंगनी या भूरे रंग के आपको दिखाई देंगे। हैलोजनों के आकार में वृद्धि के साथ साथ CX जो बंध है उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है, तो एवं आबंध एंथैल्पी और द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कम हो जाता है। अरे जितना बड़ा परमाणु होगा आबंध की जो दूरी होगी, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी और आबंध लंबाई बढ़ जाएगी, और आबंध लंबाई बढ़ने पर बंध की जो एंथैल्पी है और द्विध्रुव आघूर्ण है ये दोनों ही कम हो जाएंगे। बड़ा बंध जो है वो जल्दी टूटता है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से यदि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया देखी जाए तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे तो हेलो एल्केनों में जो कार्बन परमाणु है वो अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से जो CX आबंध है ये कैसा हो जाता है, उच्च ध्रुवीय हो जाता है। उच्च ध्रुवीय होने की वजह से कार्बन के ऊपर धनावेश और हैलोजन के ऊपर ऋणावेश, स्लाइटली ऋणावेश जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और आबंध जो है इसमें कार्बन परमाणु जो है वो नाभिक स्नेही की तरह और जो X जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। तो विद्युत ऋणात्मक हैलोजन जो है CX आबंध को ध्रुवित कर देता है, और यहाँ आप देखेंगे धनात्मक केंद्र जिस पर नाभिक रागी आक्रमण करता है वो कार्बन बन जाता है। अब इस टाइप की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनकी त्रिविम रसायन में अगर व्याख्या समझें तो ये पता लगता है कि भाई नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो OH माइनस CN माइनस ये जो क्रियाधार होते हैं इन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन? ये रासायनिक अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होते हैं वो इनके ऊपर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन जाती हैं। इन्हें SN से प्रदर्शित करते हैं। S यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है और एक N यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ अगर क्रियाशीलता का क्रम देखें तो RF सबसे कम क्रियाशील और RI सबसे अधिक क्रियाशील माना जाता है।
SN1, अब ये दो टाइप की होती है, SN1 अभिक्रिया या एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे कि पहली बात तो ये दो पदों में होती है, और दो पदों में होने के कारण जो मंद पद होता है वही इसका वेग निर्धारित पद होता है, और द्वितीय पद जो है वो तीव्र होता है और आसानी जल्दी से संपन्न हो जाता है। तो Rx जो है पहले R प्लस में और X माइनस में टूटेगा, बाद में R प्लस जो है वो OH माइनस के साथ में अभिक्रिया करके हेलोजन का अल्कोहल का निर्माण कर देगा। तो इन अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद जो होता है वो केवल एक अणु, उसमें केवल एक ही अणु भाग लेता है, क्योंकि केवल एक ही अणु के मान पर ये निर्भर कर रही हैं, इसलिए ये एक अणु की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं भी कहलाती है। तो अभिक्रिया की दर जो है वो सिर्फ क्रियाधार Rx पर ही निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर को क्रिया समझा जाए तो। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया हैं उनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप तृतीयक एल्किल का उदाहरण देखेंगे। तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है, इसके ऊपर यदि OH जो है यहाँ पर आकर के अभी नाभिक स्नेही की तरह यदि आक्रमण करता है तो ये OH जो है इस Br को यहाँ से हटा देता है। बाद में इसकी अभिक्रिया की अगर दर निकाली जाए तो अभिक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि एक अणु या एक एल्किल जो अभिक्रिया है वो कैसी है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे पहले पद में क्या होता है कि Br यहाँ से अलग हो जाता है, C+ यानी कि कार्बोकैटायन यहाँ से अलग हो जाता है। ये कार्बोकैटायन बाद में OH के साथ में अभिक्रिया करके आपको तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करके देता है। तो धीमा जो पद होता है उसी पर सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है, और यह एक अणुक है क्योंकि एक ही अणु की जो सांद्रता है उसके ऊपर यह डिपेंड करती है। अब यदि कार्बोधन आयनों का स्थायित्व की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे सर्वाधिक स्थायी होता है। सर्वाधिक स्थायी होता है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी यही बनाएगा, यानी कि क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी 3 डिग्री जो एल्किल होगा, 3 डिग्री को जो कार्बोकैटायन होगा वही सबसे ज़्यादा स्थायी उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उत्पाद का निर्माण या जो क्रियाशीलता का जो क्रम है उसमें 3 डिग्री की क्रियाशीलता सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे ही हम बात करें SN2 या बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन होती है वह ये अभिक्रियाएं जो है वो एक पद में होती हैं। यूनिमोलिकुलर जो है वो दो पदों में हो रही थी, मंद और तीव्र, यहाँ पर ये एक ही पद में संपन्न होती है। और यहाँ पर जो है इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाधारी और आक्रमणकारी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये इनका जो वेग है इस प्रकार से लिखा जाता है K × क्रियाधार की सांद्रता × नाभिक स्नेही की सांद्रता, यानी कि दो अणुओं पर निर्भर करती है इसका जो वेग है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि मिथाइल ब्रोमाइड का एक एग्जाम्पल आपने लिया है। मिथाइल ब्रोमाइड में ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये पीछे की तरफ से अटैक करता है, इस तरीके की एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है और तीव्रता से ये जो है मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोमीन यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है OH जो है वो क्रियाधार पर पीछे की दिशा से अभिक्रिया करता है, और जैसे जिस प्रकार से आंधी आती है और हमारा छाता उलट जाता है ना, तो इस प्रकार से अगर आपने D जो है वो अगर रिएक्टेंट लिया है तो आपको L जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण यहाँ से देखने को मिलेगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि OH ने इसको पीछे से अटैक किया, ये मंद पद है और इस तरीके की एक संक्रमण अवस्था का निर्माण किया जिसमें ये वाला जो OH है वो पूरी तरह से जुड़ जाता है और बाद में Cl जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। इसके पश्चात यदि आपने क्रियाधार का विन्यास D लिया है तो परिवर्तन के पश्चात यह L उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो जाएगा। यह क्या, अब SN2 अभिक्रियाओं में जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो तृतीयक हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं, जबकि प्राथमिक हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसका कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा तृतीयक हैलाइडों में सबसे ज्यादा होती है। तो तृतीयक हैलाइड SN2 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव तृतीयक जो हैलाइड होते हैं वो SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और प्राथमिक जो हैलाइड होते हैं वो SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक जो है वो है विलायक की प्रकृति। SN1 प्रक्रम आयनों के निर्माण द्वारा संपन्न होता है। विलायक की ध्रुवता बढ़ने पर SN1 की दर भी बढ़ती है, जबकि SN2 की जो दर है वो घट जाती है। यानी कि अगर विलायक की ध्रुवता बढ़ेगी तो SN1 की जो दर है वो तो बढ़ जाएगी, परंतु SN2 की जो दर है वो कम हो जाएगी। तो इन कुछ विलायकों की ध्रुवता को उनके घटते हुए क्रम में इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। H2 की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि एसिटिक एसिड की पोलैरिटी सबसे
सबसे कम यहाँ पर पाई जाती है। निष्कासित समूह की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में छोड़ने वाला जो क्षार है उसके रूप में निकलता है, क्षार के रूप में निकलता है। अगर क्षीण क्षार प्रबल क्षार की अपेक्षा आसानी से प्रतिस्थापित होते हैं, जो दुर्बल क्षार होते हैं ना बेटा वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो जितना कम क्षारीय समूह होगा जितना कम क्षारीय समूह क्रियाधार में लगा होगा उतनी ही आसानी से एसएन अभिक्रिया जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम क्रम देखें तो आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा और फ्लोरीन जो है वो सबसे कम प्रतिस्थापन जो है अभिक्रियाओं में हैलाइड आयन के हटने की जो घटता है, जो सबसे कम ये हटता है और सबसे जल्दी ये हट जाता है। तो नाभिक स्नेही की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है कि नाभिक स्नेही की जो नाभिक स्नेहिता है वो जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वह एसएन की अपेक्षा SN2 की ओर मुखर हो जाएगा। यानी कि अगर जितना प्रबल आप नाभिक स्नेही लोगे SN2 जो अभिक्रिया है उतनी ज़्यादा होगी, SN1 अभिक्रिया उतनी कम होगी। तो नाभिक स्नेही के दुर्बल होने पर अभिक्रिया SN2 से SN1 में परिवर्तित हो जाती है और अगर प्रबल है तो SN1 से SN2 में परिवर्तित हो जाती है। OH जो है, OH आयन जो है वो प्रबल क्षार तथा अच्छा नाभिक स्नेही है, जबकि आयोडाइड जो है वो एक दुर्बल क्षार और अच्छा नाभिक होते हुए भी अच्छा नाभिक स्नेही होता है। विभिन्न नाभिक स्नेहियों की प्रबलता का घटता हुआ क्रम यदि आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल नाभिक स्नेही और ये सबसे दुर्बल नाभिक स्नेही आपको देखने को मिलेगा। हेलो एल्केनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यदि देखें तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप Na+ और OH- है, यहाँ पर भी R जो है वो प्लस के रूप में और X- के रूप में। तो Na जो है इसके आक्स को अगर निकाल के लेके जाता है तो ROX का निर्माण यहाँ पर होता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये देखिए सोडियम जो है एल्कोक्सी समूह के साथ में यहाँ पर एल्कोक्सी समूह जो है वो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। ये Na इस X को लेकर के निकल जाता है और असमित ईथर का निर्माण यहाँ से कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है इसमें एथिल क्लोराइड सोडियम एथोक्साइड के साथ में मिलकर के डाई इथाइल ईथर का निर्माण कर रहा है। तो ये एक विलियमसन ईथर संश्लेषण की विधि है। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से करते हैं, ये के जो है इस X को लेकर के निकल जाता है, R जो है CN के साथ में जुड़ जाता है इस भांति। आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार होता है कि सोडियम साइनाइड जो है यदि आप लेते हैं अल्कोहलिक सोडियम अल्कोहल की उपस्थिति में, यानी कि विलायक जो है वो कौन है आपका अल्कोहल है, अल्कोहलिक विलायक की उपस्थिति में, तो ये AgX जो है उसके रूप में बाहर हो जाता है। जबकि मिलना आपको चाहिए था साइनाइड, जबकि मिलता है यहाँ पर क्या है आइसोसाइनाइड मिलता है। आइसोसाइनाइड क्यों मिलता है, क्योंकि हेलो एल्केन की अल्कोहलिक AgCN के साथ में यदि अभिक्रिया करते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण यहाँ से होता है या कार्बिलमिन जो है वो यहाँ से आपको प्राप्त होती है। यानी कि CN ना मिलकर के आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, एमिनो समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापन करवाया जाए तो ये देखिए एक अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जब इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो एक एक करके HBr यहाँ से निकल जाएंगे। इसमें वापस से अमोनिया जो है ये वाला जो समूह है वो वापस अब मतलब इस अभिक्रिया को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक करके यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हटता जा रहा है। ये वाला जो समूह है इसके ऊपर वापस से इस समूह ने अटैक किया तो एक हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा और ये C2H5 दो मतलब ये प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। वापस से इसकी अभिक्रिया C2H5Br के साथ में करवाई जाएगी तो ये तृतीयक जो अमीन है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और तृतीयक अमीन पर एक बार फिर यदि C2H5Br की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये चतुष्क ब्रोमाइड आयन, जैसे अमोनियम आयन बनता है ना उस प्रकार से टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड का ये निर्माण कर लेंगे। नाइट्राइट तथा नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्राइट और नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से करेंगे, आप KONO की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से KX जो है वो अलग प्राप्त हो जाएगा आपको और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये X इस K के साथ में चला जाएगा और ये बचा हुआ जो पार्ट है वो इस R के साथ में एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कर लेगा। और यदि AgNO2 के साथ में आपने जोड़ा है तो ये Ag जो है वो इस X के साथ में निकल जाएगा और नाइट्रो एल्केन का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड समूह द्वारा यदि प्रतिस्थापन करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड समूह द्वारा किस प्रकार से, हाइड्रोजन सल्फाइड समूह द्वारा देखो इस प्रकार से ये KX जो है बाहर निकल जाएगा और RSH यहाँ से अलग निकल जाएगा और इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण करके देगा। एल्किल समूह द्वारा यदि प्रतिस्थापन करवाया जाए तो एल्किल समूह किस प्रकार से प्रतिस्थापित करवाएंगे, ये Na एल्किल समूह के साथ में जुड़ा हुआ जो Na है वो इस X के साथ में, यानी कि सोडियम
अगर प्रोपेनाइड लिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका नाम है सोडियम प्रोपेनाइड। सोडियम प्रोपेनाइड के साथ में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जो है ब्रोमीन के साथ में निकल करके NaBr के रूप में अलग प्राप्त हो जाता है और 2-पेंटाइन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। एल्किल हैलाइडों की नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें आप देखेंगे अभिकर्मक क्या क्या लिए गए हैं, नाभिक रागी कौन कौन से लिए गए हैं और प्रतिस्थापन किनका हुआ है, यानी कि जो मुख्य उत्पाद है वो वर्ग कौन सा बना है, एक लिस्ट के रूप में आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें तो विलोपन अभिक्रियाओं का मतलब है कि विलोपित हो जाना, निकल जाना। तो एल्किल हैलाइडों को एथेनोलिक KOH या एथिल अल्कोहल में सोडियम एथोक्साइड के साथ यदि गर्म किया जाए तो HX अणु के विलोपन द्वारा एल्कीन बनती है। HX का विलोपन होने के कारण यह अभिक्रिया विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन का भी विलोपन हो रहा है और हेलोजन का भी विलोपन हो रहा है, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करवाया जाता है। गर्म करवाने पर क्या होता है कि ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, H2O और KX यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है, यहाँ से एक H2O भी प्राप्त हो जाती है। ये OH ये इसके H को लेकर के बीच वाले कार्बन को H को लेकर के निकल जाता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में 1,2 या बीटा विलोपन अभिक्रिया भी ये कहलाती है। क्यों बीटा विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि बीटा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन का यहाँ से निष्कासन हो जाता है। आप इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाई R जो CH2 है उसमें एक H इधर और CH2 में एक X इधर यहाँ पर। अब ये जो अभिक्रिया है C2H5OH के साथ उपस्थिति में KOH के साथ में यदि करवाई जाती है और गर्म करवाया जाता है तो यहाँ से आप देखेंगे कि बीटा जो कार्बन है उसके पास से एक हेलोजन, अल्फा और बीटा जो कार्बन है उनके बीच में है एक डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने की वजह से आप इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं और इस प्रकार का एक मुख्य उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो धातुओं के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है कि मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करके ये एल्किल हैलाइड जो है वो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण कर देंगे, जो कि एक कार्बोधात्विक यौगिक है जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो आगे अभिक्रियाओं में भाग प्राप्त आपको हो जाता है। अब लिथियम के साथ में यदि अभिक्रिया करेंगे तो भी आपको एल्किल लिथियम का निर्माण होगा। देखिए लिथियम एक एलाई जो है X के साथ में बाहर निकल जाएगा और एक एलाई जो है एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा। इसके बाद में लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में अभिक्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में अगर 4 मोल एथिल ब्रोमाइड के लिए जाएं तो टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है और टेट्रा एथिल लेड जो है वो एक एंटी नॉकिंग अपस्फोटन रोधी पदार्थ माना जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो इम्पोर्टेंट भी साबित होती है। जिंक के साथ में अभिक्रिया देखेंगे तो जिंक के साथ में अभिक्रिया करना जो है वो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। जिंक के साथ में जो है आयोडीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार RI जो है जिंक के साथ में अभिक्रिया करके आपको एल्केन का निर्माण करके देती है। एल्केन का निर्माण करना ही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की एक विशेषता होती है। सोडियम के साथ में अभिक्रिया, यदि सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम जो है हेलोजन लेकर के बाहर चला जाएगा और आपको एल्केन का निर्माण करके देगा। यह जो अभिक्रिया है यह वुड्स अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। अपचयन की बात करेंगे तो अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जोड़ना। एक हाइड्रोजन एक हेलोजन लेकर के बाहर चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो एल्केन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में देगा। तो जो आपका एथिल ब्रोमाइड है उसका एथेन बन जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। तो इस अभिक्रिया में निम्नलिखित अपचायक प्रयोग किया जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपचयन, अगर आप अपचयन कर रहे हैं तो अपचायकों का जो है इस्तेमाल तो किया जाना होगा। तो यहाँ पर कुछ अपचायकों की लिस्ट दी हुई है कि ये कम से कम 5, 6, 7 अपचायक हैं वो जो आपके सामने उपस्थित है, यानी कि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए इनमें से किसी भी अपचायक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है कि भाई हेलो एल्केन को एथेनोलिक KOH के साथ में गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड व परमाणु के विलोपन द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हेलो एल्केन का विहेलोजनीकरण कहलाती है। इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक KOH जो है किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करती है तो यहाँ ये जो HX है ये यहाँ से बाहर चला जाता है और इस प्रकार से HX का H2O का और इनका निर्माण होता है। और ये जो विहेलोजनीकरण है इसकी क्रिया सेज़र के नियम के अनुसार होती है। विलोपन अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। E1 अभिक्रिया या एक आणुक विलोपन है ना, यूनिमोलिकुलर
एलिमिनेशन, एक मॉलिक्यूल का अगर विलोपन होता है तो यूनिमॉलिक्यूलर विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सुगमता से हो जाता है, सामान्यतः 3 के हैलाइड जो होते हैं वो EI अभिक्रिया दर्शाते हैं। 3 डिग्री जो होते हैं ना हैलाइड, उनकी अभिक्रिया के लिए ये विशेष अभिक्रिया है। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है उसको अल्कोहलिक KOH के रूप में, KOH की उपस्थिति में यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर बीटा विलोपन द्वारा 2-मेथिल प्रोपीन क्लोराइड का निर्माण होता है। और यह एक आणुक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अभिक्रिया की दर है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर ही डिपेंड करती है। और क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो तृतीयक जो हैलाइड हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसकी क्रियाविधि के पक्ष में अगर प्रमाण देखें तो क्या होता है, सबसे पहले तृतीयक या द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो है वो ये अभिक्रिया देते हैं। दूसरी बात, पुनर्विन्यास द्वारा जो कार्बोकैटायन है या कार्बोनियम आयन है वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए इस अभिक्रिया को, यहाँ से ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ रहा है तो ये कैसा बना है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। इसका पुनर्विन्यास करवाने के लिए आप क्या करवाते हैं, पूरी की पूरी एक मिथाइल जो है उसका शिफ्ट करवा देते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। पूरा का पूरा एक मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के इस पर लग जाता है और ये कार्बोकैटायन इधर आ जाता है। कार्बोकैटायन इधर आने पर ये तो जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है ये बन जाता है यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो H+, द्वितीय पद में क्या होता है H+ लेकर H- लेकर के जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, 2-मेथिल 2-ब्यूटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो टोटल मिला के बात ये हो रही है यहाँ पर कि जो कार्बोनियम आयन है, ये जो कार्बोनियम आयन है ये पहले 1 डिग्री था और अभी इसको पुनर्विन्यासित करके हमने 3 डिग्री में परिवर्तित कर दिया है। तो 3 डिग्री वाला जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्थायी होने की वजह से मुख्य उत्पाद आपको इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। E1 अभिक्रिया की क्रियाविधि के पक्ष में हम प्रमाण देखेंगे कि भाई E1 अभिक्रिया जो है होती कैसे है। आप सबसे पहले तो तृतीयक या द्वितीयक एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं और दूसरा यहाँ पर कार्बोनियम आयन जो है वो बनता है और कार्बोनियम आयन पहले स्थायी होगा, उसके बाद में आगे की अभिक्रिया देगा यहाँ से। तो देखिए ब्रोमीन जो है वो यहाँ से हट जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है वो कम स्थायी होता है, जबकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है सर्वाधिक स्थायी होता है। तो यहाँ से हम क्या एक मिथाइल शिफ्ट करवा करके इसको 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित कर देंगे। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है वो द्वितीय पद में इस प्रकार से ब्यूटीन या 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन का निर्माण यहाँ से करके आपको मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं E2 विलोपन अभिक्रिया की। तो E2 विलोपन अभिक्रिया वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सुगमता से नहीं होता है, जैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले हैलाइड, ये वाले जो अभिकारक होते हैं ये E2 अभिक्रिया देते हैं या E2 विलोपन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं, ब्रोमोप्रोपेन की इथेनॉल में सोडियम एथोक्साइड के साथ या अल्कोहलिक KOH के साथ में यदि अभिक्रिया करते हैं तो एल्कीन बनती है। कैसे बनती है ये देख लीजिए आप। इसकी अभिक्रिया जो है सोडियम इथोक्साइड के साथ में आप करवाते हैं तो सोडियम इथोक्साइड जो है अल्कोहल की उपस्थिति में इसको इथेन में कन्वर्ट कर देता है, खुद NaBr में परिवर्तित हो जाता है। ये Na और ये Br आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और C2H5 जो है इस OH के साथ में अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है। यानी कि ये आपको एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर को देखने को मिलता है, जैसा अभिक्रिया में डाला था वैसा का वैसा प्राप्त हो जाता है। तो एल्किल हैलाइड की E2 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम है उसमें प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे कम क्रियाशील माने जाते हैं। तो E2 क्रियाविधि के पक्ष में यदि प्रमाण देखें तो E2 अभिक्रिया को प्रमाणित करते हैं कौन कौन से, एक तो पुनर्विन्यास इसमें नहीं होता है जैसा कि E1 में हो रहा था, और दूसरा समस्थानिक प्रभाव होना चाहिए, अर्थात इसमें ड्यूटेरियम युक्त एल्किल हैलाइड का वेग जो है साधारण हैलाइड से कम हो जाता है। और SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बीच में जो विभेद है वो इस प्रकार से देख सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है जबकि ये 1 पद में संपन्न होती है। ये एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये द्विअणुक अभिक्रिया है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की दर जो है वो केवल एल्किल हैलाइड या अर्थात क्रियाधार के सांद्रता पर ही निर्भर करती है, जबकि यहाँ पर क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर यह निर्भर करती है। इसमें एल्किल हैलाइड की जो क्रिया की जो दर है वो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा और 1 डिग्री की सबसे कम और उससे भी कम मिथाइल हैलाइड की होती है, जबकि यहाँ पर मिथाइल उसका जस्ट उल्टा जो क्रम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब नाभिक स्नेही जो प्रतीप अभिक्रिया है वो अग्र दिशा से आक्रमण कर सकता है, जबकि नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो पीछे की दिशा में होता है और बिल्कुल इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। अब इथाइल ब्रोमाइड के निर्माण की अगर विधियों को देखें तो इथाइल ब्रोमाइड किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अलग अलग विधियां हैं।
इथाइल अल्कोहल जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण और जल का निर्माण यहाँ से आपको देता है। या लाल फास्फोरस जो है, लाल फास्फोरस ब्रोमीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके भी इथाइल ब्रोमाइड का आपको निर्माण करके देते हैं। या इथाइल अल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड या KBr, सोडियम ब्रोमाइड लो या KBr लो, एक ही बात होती है। इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर भी आपको इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाती है। प्रयोगशाला विधि अगर हम देखें तो एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ में अगर गर्म करते हैं तो आपको इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, KBr H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम बाइसल्फेट का निर्माण करता है और HBr देता है। ये HBr जो है इथाइल अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड बना देता है। संपूर्ण अभिक्रिया को यदि एक ही लाइन में लिखा जाए तो भैया C2H5OH जो है KBr की उपस्थिति में H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके C2H5Br KHSO4 और H2O का यहाँ पर निर्माण करके देती है। इस विधि जो है, इस विधि को क्या करते हैं, सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं। इसमें 30 ml तो H2SO4 डाला जाता है, 30 ml तो H2SO4, 40 ml एथिल अल्कोहल, 40 ml आपने एथिल अल्कोहल डाल दिया और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर एक बालू ऊष्मक जो है, ये इस बालू ऊष्मक से आप जब इसको गर्म करते हैं तो इसके वाष्प को यहाँ से निकाल करके जब आप संघनित्र में इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अशुद्ध C2H5Br यहाँ से प्राप्त होता है। अब इस अशुद्ध जो तेलीय द्रव जो है ये अशुद्ध C2H5Br होता है। इसमें जब आप इसको Na2CO3 के विलयन से धोकर और CaCl2 के द्वारा निर्जलीकरण कर देते हैं तो निर्जलीकरण के बाद में जो सुखाया जाता है उसके बाद में आपको शुद्ध C2H5Br जो है वो यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की अभिक्रिया यदि करवाई जाए, एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की यदि अभिक्रिया करवा के इसको गर्म किया जाएगा तो भी आपको ब्रोमीन एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड जो है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला हो, वाष्पशील और भारी द्रव होता है। दूसरा, यह कार्बनिक विलायकों में तो विलय होता है परंतु जल में कैसा हो जाता है, अविलय होता है, क्योंकि तेलीय सा होता है। क्वथनांक इसका 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही।